एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और पंछियों की चहचहाहट दिन का आलम संवारती थी, रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री। दोनों ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा मेहनत और प्यार से अपने इकलौते बेटे अजय को पालने पोसने में बिताया। रामलाल खेतों में काम करते और सावित्री घर संभालती, साथ ही अजय को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर न छोड़ती। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अजय शहर जाकर एक अच्छी नौकरी पाए और उनकी जिंदगी संवर जाए। अजय भी माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने गांव के स्कूल में अच्छे नंबरों से पढ़ाई पूरी की और फिर शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर उसने दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। रामलाल और सावित्री का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गांव में हर कोई उनकी तारीफ करता, कहता, रामलाल का बेटा तो कमाल कर गया। कुछ साल बाद जब अजय की उम्र शादी लायक हुई, रामलाल और सावित्री ने सोचा कि अब बेटे का घर बसाने का समय है। उन्होंने गांव में ही एक साधारण, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की राधा को अजय के लिए चुना। राधा के परिवार की स्थिति भी रामलाल की तरह ही साधारण थी, लेकिन वह दिल की साफ और मेहनती थी। अजय को भी राधा पसंद आई, क्योंकि वह न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी सोच भी आधुनिक थी। शहर में रहने के बावजूद वह अपनी जड़ों से जुड़ी हुई थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव में बारात आई, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी और रामलाल सावित्री ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर बेटे की शादी को यादगार बनाया। अजय और राधा दिल्ली लौट गए और रामलाल सावित्री फिर से अपने गांव के छोटे से घर में अपने पुराने ढर्रे की जिंदगी में लौट आए। लेकिन उनके दिल में एक सुकून था कि अब उनका बेटा और बहू खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। अजय और राधा समय समय पर गांव आते, मां बाप से मिलते और कुछ दिन साथ बिताकर वापस चले जाते। रामलाल और सावित्री को उनकी छोटी छोटी बातें, जैसे राधा का उनके लिए साड़ी लाना या अजय का खेतों में उनके साथ समय बिताना, बहुत सुकून देता। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ बदलने लगा। शहर की चकाचौंध और नौकरी की व्यस्तता ने अजय और राधा को अपनी जकड़ में ले लिया। फोन कॉल कम होने लगे। गांव आने की फुर्सत अब महीनों में एक बार भी मुश्किल से मिलती। रामलाल और सावित्री को लगता कि शायद बेटा बहू अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हैं और वे उनकी खुशी में ही खुश रहते। एक दिन सावित्री की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। रामलाल ने अजय को फोन किया, बेटा, तेरी मां को बुखार हो गया है। डॉक्टर कह रहा है कि शहर ले जाकर जांच करवानी पड़ेगी। क्या तुम आ सकते हो? अजय ने जल्दबाजी में जवाब दिया, पापा, अभी ऑफिस में बहुत काम है। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन आप मां को किसी स्थानीय डॉक्टर को दिखा दो। मैं कुछ पैसे भेज देता हूं। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस फोन रख दिया। सावित्री ने सुना तो आंखों में आंसू भर आए, पर बोली, वो बेटा है, व्यस्त होगा, हमें उसका बोझ नहीं बनना चाहिए। कुछ महीनों बाद रामलाल और सावित्री ने फैसला किया कि वे दिल्ली जाकर अपने बेटे बहू के साथ कुछ समय बिताएंगे। उन्होंने सोचा, शायद शहर में रहकर वे अजय और राधा के करीब आ सकेंगे। गांव की सादगी भरी जिंदगी छोड़कर वे एक छोटे से बैग में अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान लेकर दिल्ली पहुंचे। अजय और राधा ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। घर छोटा था और शहर की भागदौड़ में मां बाप का आना उनके लिए एक अनचाही जिम्मेदारी जैसा लग रहा था। राधा को लगता कि सास ससुर की पुराने जमाने की बातें और आदतें उनके आधुनिक जीवन में फिट नहीं होती। अजय को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के सामने माता पिता की सादगी भरी बातें थोड़ी अटपटी लगतीं। एक रात जब रामलाल और सावित्री सो चुके थे, अजय और राधा आपस में बात कर रहे थे। राधा ने कहा, अजय, मम्मी पापा को वापस गांव भेजना होगा। यहां हमारी लाइफ में इतना प्रेशर है और उनके रहने से चीजें और मुश्किल हो रही हैं। अजय ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। वो गांव में ही खुश रहेंगे, यहां वो हमारे लिए बोझ बन रहे हैं। रामलाल और सावित्री, जो अभी पूरी तरह सोए नहीं थे, ने यह बात सुन ली। उनके दिल टूट गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह सावित्री ने रामलाल से कहा, चलो गांव वापस चलते हैं, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दे। रामलाल ने चुपचाप सिर हिलाया और दोनों ने बैग पैक करना शुरू कर दिया।
रामलाल और सावित्री ने चुपचाप अपना बैग पैक किया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर उनके चेहरे पर एक ठोस इरादा भी उभर रहा था। रामलाल, जो हमेशा कम बोलते थे, ने सावित्री का हाथ थामा और बोले, हम गांव तो जाएंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग करेंगे। हमने बेटे के लिए सब किया, अब अपने लिए भी तो जिएं। सावित्री ने आश्चर्य से पति की ओर देखा। रामलाल के इस नए रंग को देखकर उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। दोनों ने अजय और राधा से बिना कोई शिकायत किए विदा ली। अजय ने उन्हें ट्रेन स्टेशन तक छोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में न तो कोई ग्लानि थी न प्यार। राधा ने औपचारिकता निभाते हुए कहा, मम्मी पापा, गांव में ध्यान रखिएगा, हम जल्दी आएंगे। सावित्री ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोच रही थीं, अब हम तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठेंगे। गांव लौटने के बाद रामलाल और सावित्री ने अपने पुराने घर को फिर से संवारा, लेकिन इस बार उनका मकसद सिर्फ जीविका चलाना नहीं था। सावित्री ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा सिलाई कढ़ाई का समूह शुरू किया। उनकी बनाई साड़ियों और कुर्तियों की डिजाइन में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, जो पास के शहर में बिकने लगी। रामलाल ने अपने खेतों को नया रूप दिया, लेकिन इस बार उनके दिल में सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि पश्चाताप और अपने माता पिता के प्रति सम्मान था। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि रामलाल और सावित्री का घर अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि गांव का एक केंद्र बन चुका था। वहां युवा आते, औरतें सिलाई सीखतीं और बच्चे रामलाल से खेती के गुण सीखते। अजय ने माँ बाप के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। पापा, मम्मी, हमने आपको गलत समझा, हमें माफ कर दीजिए। सावित्री ने बेटे को गले लगाया, लेकिन बोली, बेटा, हमने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन अब हम सिर्फ तुम्हारे माँ बाप नहीं, अपने सपनों के मालिक भी हैं। रामलाल ने हंसते हुए कहा, अब अगर रहना है तो हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये खेत और ये सिलाई मशीनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अजय और राधा ने कुछ देर सोचा। शहर की चमक दमक और नौकरी की भाग दौड़ उन्हें खींच रही थी, लेकिन माँ बाप का यह नया रूप और गांव की इस नई जिंदगी में एक अजीब सी ताजगी थी। राधा ने अजय का हाथ थामा और बोली, क्यों न हम कुछ दिन यहां रुकें, शायद हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। उसी रात रामलाल, सावित्री, अजय और राधा ने आंगन में बैठकर चांदनी रात में खाना खाया। हंसी मजाक के बीच सावित्री ने एक नया प्लान बताया, मैं सोच रही हूं, क्यों न हम अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचें। अजय, तुम तो शहर में ये सब जानते हो ना? अजय हैरान रह गया। उसकी मां, जो कभी मोबाइल तक नहीं छूती थी, अब ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रही थी। अगले दिन अजय ने अपने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और गांव में ही रुक गया। उसने माया की मदद से एक वेबसाइट बनाई, जहां सावित्री की सिलाई कढ़ाई और रामलाल के जैविक उत्पाद बिकने लगे। राधा ने अपने दोस्तों के बीच इन चीजों का प्रचार किया और जल्द ही ऑर्डर आने शुरू हो गए। गांव के और लोग भी इस काम में जुड़ने लगे। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब माया ने बताया कि एक बड़ा शहर का व्यापारी राजेश अग्रवाल उनके काम से प्रभावित होकर गांव आना चाहता है। वह उनके साथ मिलकर एक बड़ा ब्रांड शुरू करना चाहता था, लेकिन राजेश की शर्त थी कि रामलाल और सावित्री को शहर में रहकर काम संभालना होगा। यह सुनकर सबके चेहरे पर सवाल उठा। रामलाल और सावित्री ने राजेश अग्रवाल की पेशकश सुनकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में उलझन थी। शहर की जिंदगी, जिसे उन्होंने अपने बेटे के लिए सपना बनाकर देखा था, अब उनके सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ी थी। लेकिन इस बार वे अपने फैसले को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। सावित्री ने रामलाल से कहा, हमने गांव में अपनी मेहनत से यह मुकाम बनाया है। शहर जाकर सब कुछ नया शुरू करना ठीक होगा, लेकिन क्या हम अपनी जड़ें छोड़ना चाहेंगे? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सावित्री, हमने बेटे के लिए जड़ें छोड़ी थीं, अब अपने लिए जड़ें मजबूत करेंगे। अजय और राधा भी इस बातचीत का हिस्सा थे। अजय, जो अब अपने माता पिता के जज्बे का कायल हो चुका था, बोला, पापा, मम्मी, अगर आप शहर नहीं जाना चाहते तो क्यों ना हम राजेश जी को गांव में ही बिजनेस का हिस्सा बनाएं। हमारा ब्रांड यहीं से चले, गांव की मिट्टी की ताकत के साथ। राधा ने उत्साह से सिर हिलाया, हाँ,
और मैं मार्केटिंग का काम संभाल सकती हूँ। मेरे पास शहर में कॉन्टैक्ट्स हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। रामलाल और सावित्री को यह विचार पसंद आया। उन्होंने फैसला किया कि राजेश अग्रवाल को गांव बुलाया जाए और सारी बातचीत यहीं हो। कुछ दिनों बाद राजेश अपने चमचमाते सूट और गाड़ी के साथ गांव पहुंचे। उनकी बातों में शहर की चमक थी, लेकिन रामलाल और सावित्री ने अपनी सादगी और आत्मविश्वास से उन्हें प्रभावित कर दिया। राजेश ने उनके जैविक उत्पादों और सावित्री की हस्तकला की तारीफ की, लेकिन उसने एक नई शर्त रखी। मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए हमें एक बड़ा गोदाम और पैकेजिंग यूनिट चाहिए। गांव में इतना बड़ा सेटअप मुमकिन है? यह सुनकर अजय ने तुरंत जवाब दिया, मुमकिन क्यों नहीं, हमारे पास खाली जमीन है और गांव के लोग भी इस काम में जुड़ सकते हैं। सावित्री ने जोड़ा, हम अपने गांव के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं ताकि कोई और माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोझ न बने। राजेश इस दृढ़ता से हैरान था, लेकिन उसने हामी भर दी। अगले कुछ महीनों में गांव में एक नया जोश आ गया। रामलाल के खेतों के पास एक गोदाम बनाया गया, जहां सावित्री की सिलाई कढ़ाई की वस्तुएं और जैविक उत्पादों की पैकेजिंग होने लगी। अजय ने अपनी कंपनी से कुछ समय की छुट्टी लेकर गांव में ही रहने का फैसला किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया। राधा ने शहर के कुछ बड़े बुटीक और स्टोर से करार किया, जिससे उनके उत्पाद अब देश के बड़े शहरों में पहुंचने लगे। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब राजेश ने एक दिन फोन पर बताया कि एक विदेशी कंपनी उनके ब्रांड को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना चाहती है। इसके लिए उन्हें एक बड़ा निवेश करना होगा और साथ ही एक नया पार्टनर भी लाना होगा जो विदेशी बाजारों को समझता हो। इस पार्टनर का नाम था अनीता, एक तेज तर्रार बिजनेस वुमन जो पहले अजय की कंपनी में उसकी सीनियर थी। अनीता का आना न सिर्फ बिजनेस के लिए नया था, बल्कि अजय और राधा के रिश्ते में भी एक नई हलचल लाने वाला था। अनीता जब गांव आई तो उसकी शहरी चमक और आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित किया, लेकिन राधा को उसकी बातों में एक अजीब सी बनावट दिखी। अनीता ने सुझाव दिया कि ब्रांड को बड़ा करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को आधुनिक बनाना होगा, जिसका मतलब था सस्ते रसायनों का इस्तेमाल और मशीन से बनी सिलाई। यह सुनकर सावित्री ने साफ मना कर दिया, हमारी ताकत हमारी मेहनत और हमारी मिट्टी है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अनीता ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसने अजय को अलग से समझाने की कोशिश की। अजय, तुम शहर के इंसान हो, तुम्हें तो समझना चाहिए कि पुराने तरीके अब नहीं चलते। अजय के मन में उलझन थी। एक तरफ वह अपने माता पिता के सिद्धांतों से प्रेरित था, दूसरी तरफ अनीता की बातें उसे बिजनेस की दुनिया की हकीकत की याद दिला रही थीं। राधा ने यह सब देखा और उसे लगा कि अनीता सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रही, बल्कि अजय को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रही है। एक रात जब सारा परिवार आंगन में बैठा था, राधा ने खुलकर बात रखी, अजय, हमें फैसला करना होगा। क्या हम अपने ब्रांड की आत्मा बेचना चाहते हैं या इसे वैसे ही रखना चाहते हैं जैसा मम्मी पापा ने बनाया? सावित्री ने राधा का हाथ थाम लिया और बोली, बेटी, ये ब्रांड सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, हमारी जिंदगी का मकसद है। रामलाल ने हंसते हुए कहा, और अगर अनीता को मशीनों से काम करना है तो वह शहर में जाकर करे, हमारा गांव हमारी शर्तों पर चलेगा। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, मम्मी, पापा, राधा, तुम लोग सही हो। हम अनीता को साफ कह देंगे कि हम उनके तरीके से काम नहीं करेंगे, लेकिन हमें विदेशी बाजार में जाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन जब अनीता को यह फैसला बताया गया तो वह नाराज हो गई। उसने धमकी दी कि वह अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उनके ब्रांड को बाजार में मुश्किल में डाल सकती है। यह सुनकर रामलाल हंसे और बोले, बेटी, हमने अपने बेटे की बेरुखी झेल ली, तुम्हारी धमकी तो छोटी सी बात है। अनीता की धमकी सुनकर रामलाल और सावित्री के चेहरों पर कोई डर नहीं था, लेकिन अजय और राधा के मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। अनीता कोई साधारण बिजनेस वुमन नहीं थी, उसके पास शहर के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स थे और वह अपनी बात को अंजाम तक पहुंचाने में माहिर थी। उसने जाते जाते एक आखिरी बात कही, रामलाल जी, आपकी सादगी बहुत प्यारी है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में सादगी नहीं, चालाकी चलती है। मैं देखूंगी कि आपका ब्रांड कितने दिन टिकता है। उसके जाने के बाद
परिवार ने आपस में सलाह की। अजय ने कहा, हमें अनीता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वह हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर सवाल उठाए या मार्केट में गलत अफवाह फैलाए तो हमारा ब्रांड मुश्किल में पड़ सकता है। राधा ने सुझाव दिया, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। क्यों ना हम अपने ग्राहकों के साथ और मजबूत रिश्ता बनाएं। उसने तुरंत अपने फोन पर किसी से बात की और अजय ने गौर किया कि वह बार बार मैडम शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। राधा ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पता लगाया कि विक्रम वाकई अनीता के लिए काम कर रहा था। अनीता की योजना थी कि वह विक्रम की डॉक्यूमेंट्री में छेड़छाड़ करवाए और यह दिखाए कि रामलाल सावित्री का ब्रांड अब सस्ते और नकली प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ रहा है। इससे उनकी साख खराब हो जाती और अनीता का ब्रांड मार्केट में आगे निकल जाता। लेकिन रामलाल और सावित्री ने हार नहीं मानी। उन्होंने माया की मदद से एक दूसरा प्लान बनाया। माया ने अपने न्यूज प्लेटफॉर्म पर एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई, जिसमें विक्रम और अनीता की बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। इस बीच सावित्री ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और एक खास साड़ी तैयार की, जिस पर गांव की पूरी कहानी कढ़ाई से उकेरी गई थी। इस साड़ी को उन्होंने एक बड़े फैशन इवेंट में भेजने का फैसला किया, जहां राधा ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए इसे शोकेस करने का इंतजाम किया। फैशन इवेंट में साड़ी ने सबका दिल जीत लिया। उसकी कढ़ाई, उसका रंग और उसकी कहानी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसी इवेंट में माया ने स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया, जिसमें अनीता और विक्रम की साजिश सबके सामने आ गई। सोशल मीडिया पर नौकियन गांव की ताकत ट्रेंड करने लगा। लोग रामलाल और सावित्री के ब्रांड के दीवाने हो गए। विदेशी कंपनी, जो पहले अनीता के साथ बात कर रही थी, अब सीधे रामलाल और सावित्री से संपर्क करने लगी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब अनीता ने हार नहीं मानी। उसने एक नया दांव खेला। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके रामलाल और सावित्री के प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन में रुकावट डालनी शुरू की। गोदाम तक माल पहुंचाने वाली ट्रकें अचानक गायब होने लगीं और कुछ ऑर्डर रद्द होने लगे। यह देखकर अजय और राधा परेशान हो गए, लेकिन सावित्री ने कहा, यह तो बिजनेस का हिस्सा है, अब हमें और स्मार्ट होना होगा। रामलाल ने एक अनोखा विचार दिया, क्यों ना हम अपने ग्राहकों को सीधे जोड़ें। हम डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल अपनाएं। गांव के लोग खुद डिलीवरी करें और हर पैकेज में हमारी कहानी का एक छोटा सा पत्र डालें। रामलाल, सावित्री, अजय और राधा ने अनीता की साजिश का सामना करने के लिए कमर कस ली। सावित्री की सलाह और रामलाल के डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल के विचार ने न सिर्फ उनके ब्रांड को नई दिशा दी, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नया जोश दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपने प्रोडक्ट्स को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे और हर पैकेज में एक हस्तलिखित पत्र डालेंगे, जिसमें उनकी मेहनत, गांव की कहानी और उनके जज्बे का जिक्र होगा। राधा ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, जिसका नाम था एन मिट्टी से मार्केट। इस कैंपेन में ग्राहकों से अपील की गई कि वे उनके प्रोडक्ट्स खरीदकर गांव की इस अनोखी कहानी का हिस्सा बने। इस कैंपेन की कामयाबी देखकर अनीता और बेचैन हो गई। उसने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए एक फर्जी न्यूज स्टोरी फैलाई, जिसमें दावा किया गया कि रामलाल और सावित्री के जैविक प्रोडक्ट्स में रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। यह खबर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैली और उनके ब्रांड की साख पर सवाल उठने लगे। कुछ ग्राहकों ने ऑर्डर रद्द करने शुरू कर दिए और गोदाम में माल जमा होने लगा। लेकिन इस बार परिवार तैयार था। अजय ने माया की मदद से एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को बुलाया, जिसने उनके प्रोडक्ट्स की जांच की और एक रिपोर्ट जारी की कि उनके सारे उत्पाद पूरी तरह जैविक और शुद्ध हैं। माया ने इस रिपोर्ट को अपने न्यूज प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से छापा और सोशल मीडिया पर एक लाइव सेशन आयोजित किया, जिसमें रामलाल और सावित्री ने खुद अपने खेतों और वर्कशॉप को दिखाया। सावित्री ने अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर एक साड़ी की कढ़ाई लाइव दिखाई और रामलाल ने अपने खेतों से ताज़ा सब्जियां तोड़कर उनकी कहानी सुनाई। इस लाइव सेशन को लाखों लोगों ने देखा और मिट्टी से मार्केट ट्रेंड फिर से टॉप पर पहुंच गया। इस बीच राधा को एक अनोखा विचार आया। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया और एक छोटा सा वीडियो प्रोडक्शन ग्रुप बनाया। इन बच्चों ने अपने फोन से छोटे छोटे वीडियो बनाए, जिसमें गांव की जिंदगी, खेतों की मेहनत
और सावित्री की कढ़ाई की कला को दिखाया गया। इन वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया और लोग उनकी सादगी और मेहनत के दीवाने हो गए। एक वीडियो जिसमें एक छोटी सी लड़की ने सावित्री को गांव की दादी कहकर उनकी साड़ी की तारीफ की, वायरल हो गया। इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता, बल्कि विदेशी कंपनी जो पहले अनीता के साथ बात कर रही थी, अब सीधे रामलाल और सावित्री से संपर्क में आई। विदेशी कंपनी ने एक बड़ा ऑफर दिया। वे उनके प्रोडक्ट्स को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में लॉन्च करना चाहते थे, बिना उनकी क्वालिटी या सिद्धांतों से कोई समझौता किए। लेकिन इस बार सावित्री ने एक शर्त रखी, हमारा ब्रांड गांव में रहेगा और हमारे लोग ही इसे चलाएंगे। आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी की खुशबू नहीं छिन सकती। कंपनी ने उनकी शर्त मान ली और जल्द ही उनके प्रोडक्ट्स विदेशों में पहुंचने लगे। अनीता की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। उसकी फर्जी खबरों का पर्दाफाश होने के बाद उसके अपने क्लाइंट्स ने उससे दूरी बना ली। उसका ब्रांड धीरे धीरे मार्केट में पीछे छूट गया और आखिरकार उसे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। दूसरी ओर रामलाल और सावित्री का ब्रांड अब एक घरेलू नाम बन चुका था। उनके गोदाम में अब गांव के सैकड़ों लोग काम करते थे और हर पैकेज में एक छोटा सा पत्र होता जिसमें लिखा होता, हमारी मिट्टी, हमारी मेहनत, आपका प्यार। एक साल बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। रामलाल और सावित्री ने अपने ब्रांड की पहली सालगिरह मनाई। उस दिन अजय और राधा ने फैसला किया कि वे अब पूरी तरह गांव में ही रहेंगे। अजय ने अपनी शहर की नौकरी छोड़ दी और ब्रांड की ऑनलाइन मार्केटिंग संभालने लगा, जबकि राधा ने गांव की औरतों के साथ मिलकर एक नया डिजाइन स्टूडियो शुरू किया, जहां वे आधुनिक और पारंपरिक कला का मिश्रण तैयार करती थीं। उत्सव की उस रात, जब पूरा गांव ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम रहा था, सावित्री ने रामलाल का हाथ थामा और बोली, हमने बेटे के लिए सपने देखे थे, लेकिन अपने लिए जिंदगी जीना भी सीख लिया। रामलाल ने हंसते हुए कहा, और देखो, हमारा बेटा बहू अब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आकाश में चांद चमक रहा था और गांव की मिट्टी से उठती खुशबू हवा में बिखर रही थी। रामलाल और सावित्री का ब्रांड अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। यह मिसाल थी मेहनत, आत्मसम्मान और परिवार की ताकत की। और इस तरह एक छोटे से गांव की कहानी ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली। एक दिन जब सावित्री अपनी सिलाई वर्कशॉप में काम कर रही थीं, एक अनजान महिला गांव पहुंची। उसका नाम था काव्या और वह एक मशहूर डिजाइनर थी जो अपने ब्रांड के लिए कुछ अनोखा ढूंढ रही थी। काव्या ने सावित्री की कढ़ाई देखी और तुरंत कहा, आपकी कला में वह जादू है जो आज की दुनिया में गायब है। मैं चाहती हूं कि हम मिलकर एक लिमिटेड एडिशन कलेक्शन बनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक में शोकेस हो। यह प्रस्ताव सुनकर सावित्री का दिल जोर से धड़का। वह सोच में पड़ गईं कि क्या उनकी सादगी भरी कला शहरों की चमक दमक में टिक पाएगी। रामलाल ने सावित्री का हौसला बढ़ाया, तुम्हारी कढ़ाई में हमारी मिट्टी की कहानी है, इसे दुनिया देखे तो क्या बुरा। अजय और राधा ने भी इस मौके को लपक लिया। राधा ने काव्या के साथ मिलकर कलेक्शन की मार्केटिंग की योजना बनाई, जबकि अजय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया ताकि यह कलेक्शन दुनिया भर में बिक सके। गांव की औरतों ने दिन रात मेहनत की और जल्द ही साड़ियां, कुर्ते और दुपट्टों का एक ऐसा कलेक्शन तैयार हुआ जो गांव की सादगी और आधुनिक डिजाइन का अनोखा संगम था। लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट तब आया जब काव्या ने बताया कि फैशन वीक में एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी ब्रांड भी हिस्सा ले रहा है, जिसके पीछे अनीता की सलाहकार के रूप में छिपी मौजूदगी थी। अनीता ने इस बार सीधे हमला नहीं किया, बल्कि उसने फैशन वीक के आयोजकों को प्रभावित करने की कोशिश की ताकि सावित्री का कलेक्शन कमजोर दिखे। उसने अफवाह फैलाई कि सावित्री का काम पुराना और ग्रामीण है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फीका पड़ जाएगा। फैशन वीक का दिन आया। सावित्री, रामलाल, अजय और राधा पेरिस पहुंचे, जहां कलेक्शन शोकेस होना था। सावित्री को पहली बार इतने बड़े मंच पर अपनी कला दिखाने का मौका मिल रहा था और उनके दिल में घबराहट थी। लेकिन जब रैंप पर उनकी साड़ियां और कुर्ते उतरे तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। हर डिजाइन के साथ एक छोटा सा वीडियो चल रहा था जिसमें गांव की औरतें अपनी कहानियां बता रही थीं, कैसे उन्होंने मुश्किलों से लड़कर यह कला सीखी
कैसे उनके बच्चे अब स्कूल जाते हैं और कैसे ये ब्रांड उनकी जिंदगी बदल रहा है। दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। अनीता का ब्रांड, जो चमक दमक से भरा था, इस सादगी और कहानी के सामने फीका पड़ गया। फैशन वीक के बाद सावित्री के कलेक्शन को मोस्ट इंस्पिरेशनल डिजाइन का अवार्ड मिला। काव्या ने सावित्री को गले लगाकर कहा, आपने न सिर्फ कला दी बल्कि दुनिया को एक नया नजरिया दिया। अनीता चुपचाप हॉल से निकल गई और इस बार उसने कोई नई चाल नहीं चली। शायद वह समझ चुकी थी कि सच्चाई और मेहनत के सामने उसकी चालाकी हार चुकी है। गांव लौटने के बाद रामलाल और सावित्री का ब्रांड अब एक वैश्विक नाम बन चुका था। उनके प्रोडक्ट्स न सिर्फ ऑनलाइन बिक रहे थे बल्कि दुनिया के बड़े बड़े स्टोर्स में भी जगह बना रहे थे। अजय और राधा ने गांव में ही रहने का फैसला किया और उन्होंने एक नया नियम बनाया। हर साल ब्रांड की कमाई का एक हिस्सा गांव के उन लोगों के लिए जाएगा जो अपनी कला या मेहनत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शाम जब सारा परिवार आंगन में बैठा चाय पी रहा था, सावित्री ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी छोटी सी दुनिया इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने हार नहीं मानी। रामलाल ने हंसते हुए कहा, और क्योंकि हमने अपने दिल की सुनी। अजय और राधा ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और उनके चेहरों पर अपने माता पिता के लिए गर्व था। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान और मेहनत की ताकत किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। जिंदगी में रुकावटें आएंगी, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी जड़ों पर भरोसा रखें और अपने सपनों के लिए लड़ें, तो कोई भी आपको बोझ नहीं समझेगा। आप खुद अपनी ताकत बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।